दोस्तों आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी और सुख समृद्धि वाला देश था। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती चली गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार शोषण कर रही थी। विद्रोह तो होना ही था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इतना जल्दी विद्रोह होगा इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में कुछ तैनात सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाया गया है, जो कि उनके धर्म के लिए बहुत ही हानिकारक थी। सैनिक अभ्यास नहीं करने पर 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में उन्हें 10-10 साल की सजा हुई। यह बात 9 मई 1857 का था। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद कर लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजी इमारतों और उनके घरों को आग के हवाले करने लगे। सिपाही अंग्रेज का शासन पूरे भारत में खत्म करना चाहते थे, लेकिन एक यह भी सवाल था कि पूरे अंग्रेज जब चले जाएंगे तब भारत पर शासन व्यवस्था कौन चलाएगी। लेकिन सिपाहियों ने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। उनका कहना था कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपेंगे। दिल्ली में भी अंग्रेजी अफसर को मारने लगे, उनकी इमारतों को आग के हवाले करने लगे, उनके हथियार व गोला बारूद को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने लाल किला को पूरी तरह से घेर लिया। वे बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन सिपाही भी अपने निर्णय पर खड़े रहे और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बहादुर शाह जफर को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से युद्ध करने के लिए आग्रह की, क्योंकि अंग्रेज से पहले देश पर बहुत हिस्से में मुगल साम्राज्य का शासन था। ज्यादातर छोटे शासक मुगल बादशाह के नाम से अपना इलाका पर शासन करते थे, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर की बात मान ली। छोटे शासकों को ऐसा लगने लगा कि अब मुगल बादशाह दोबारा से अपना शासन स्थापित करेगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर हुई पैदा यह उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया, तब स्थिति रातों रात बदल गई। ऐसा अक्सर होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाने लगता है, तब उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास मिलती है। जब दिल्ली में अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी कुछ विद्रोहियों ने यह सिलसिला स्टार्ट रखा। एक के बाद एक रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर सिपाहियों का समर्थन देने के लिए निकल पड़े। उनका देखा देखी गांव और कस्बों के लोग भी बगावत पर उतर गए, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ वो भी युद्ध करना चाहते थे। अब ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा करके ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं।
उस समय लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वालिद अली शाह के बेटे बर्जिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बर्जिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने लगी। झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब को सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज को भारी चुनौती देने लगी। राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज के खिलाफ युद्ध में उतर गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया था। विद्रोह टुकड़ियों के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज का शासन खत्म होने वाला है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास हो गया था। खास करके अवध में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में उन्होंने लिखा था कि हमारे लोग भय में व्यस्त हैं। हमारे लोग विरोधियों की संख्या से लगातार लड़ाई करके थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाह रही है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों का एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ अंग्रेज से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही व्यक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी अपने साथ तैयार किया और वे टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए। बिहार के एक जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोहियों सिपाहियों के साथ का समर्थन दिया। इतना उथल पुथल होने के बावजूद भी अंग्रेज हिम्मत नहीं छोड़ रहा था। कंपनी की ओर से पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से फौज मंगवाए और विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए। जहां सिपाही विद्रोह का मुख्य केंद्र था, वहां अंग्रेज ने धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जों में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जितिन महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में वे नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाना यह मतलब नहीं था कि विद्रोह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की एक विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा हुआ पाया और वे शहीद हो। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते थे और आदिवासी और किसानों के साथ छुपकर छापामार युद्ध चलाते थे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था। इस पर अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जीतने के लिए जमींदारों को इनाम का ऐलान कर उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनका परंपरागत अधिकार रहेगा। अंग्रेज की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग विद्रोह किए थे, अगर वे किसी अंग्रेज का हत्या नहीं किए हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो देश में सुरक्षित रहेंगे और उनका जमीन पर भी कब्जा नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने 1859 की आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था।
लेकिन अब वे पहले वाली नीतियां के सहारे शासन नहीं चला सकते। इसके लिए अंग्रेज ने कुछ अहम बदलाव भी किए। ब्रिटिश शासन ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इस तरह भारत के जनरल गवर्नर को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार से उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत में शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी किसी से उनका जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने रियासतें, अपने जमीन अपने पुत्रों को सौंप देने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन शासक चलाने के लिए मजबूर किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों के मुकाबले यूरोपीय सिपाहियों का संख्या बढ़ाने का फैसला किया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा किया था। अंग्रेज ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करें, जमींदारों की रक्षा के लिए और तथा उनका अधिकार उन पर बने रहें, इसके लिए कई नीतियां बनाई गई।